स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। यूपी बोर्ड 12th क्लास का बीओ का 5th चैप्टर फॉरेन ट्रेड विदेशी व्यापार के बारे में बात करेंगे। विदेशी व्यापार क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं। विदेशी व्यापार वह होता है जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं, उसे विदेशी व्यापार कहा जाता है। जैसे भारत का रूस के साथ या अमेरिका का भारत के साथ, जापान का जर्मनी के साथ या जर्मनी का जापान के साथ। तो जब दो देश आपस में व्यापार करते हैं तो उसे विदेशी व्यापार कहते हैं। आयात व्यापार, इंपोर्ट ट्रेड क्या होता है, जब किसी दूसरे देश से माल मंगाया जाता है। ठीक है। निर्यात व्यापार क्या होता है, जब किसी दूसरे देश में माल भेजते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट ट्रेड। और तीसरा निर्यात हेतु आयात व्यापार, एंटरपोर्ट। ये क्या होता है, जब किसी दूसरे देश में भेजने के लिए आप माल किसी दूसरे देश से मंगा रहे हैं, अपने लिए नहीं मंगा रहे हैं, किसी दूसरे देश के लिए मंगा रहे हैं, तो उसे निर्यात हेतु आयात व्यापार या एंटरपोर्ट कहा जाता है। ठीक है। तो इसमें इसकी सीमाएं क्या क्या होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सीमाएं यही होती है कि दूसरे देश की सीमा में व्यापार करना। ठीक है। देशी व्यापार और विदेशी व्यापार में क्या समानता है, दोनों ही व्यापार में लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। एक दूसरे को वस्तु बेची जाती है, एक दूसरे के फायदे के लिए बेची जाती है, और दोनों ही व्यापारी विनिमय करते हैं, आपस में एक दूसरे से लेन देन करते हैं। ठीक है। तो इसका अंतर आप बाकी पढ़ लीजिएगा। वैसे तो यही है कि देशी व्यापार जो देश के अंदर होता है और विदेशी व्यापार जो विदेश दो देशों के बीच में होता है। ठीक है। लाभ क्या है इसमें, अगर हम इकोनॉमी के हिसाब से देखें, आर्थिक के हिसाब से देखें, तो दोनों देशों को लाभ होता है। दोनों देशों की जो इनकम है बढ़ती है, लाभ बढ़ते हैं, टैक्स वसूल होता है सरकारों को एक दूसरे से। ठीक है। अच्छी किस्म का माल मिलता है दोनों देशों को एक दूसरे को। पेमेंट का अच्छा ऑप्शन होता है। जो विदेशी मुद्रा भंडार होता है वो बढ़ता है दोनों देशों का। मान लीजिए कोई देश अगर डॉलर में पैसा चाहता है तो आप डॉलर में पेमेंट करें, जिस करेंसी में चाहता है उस करेंसी में आपको पेमेंट मिलती है। अगर आप डॉलर में पेमेंट लेते हैं तो आप किसी दूसरे देश को डॉलर में पेमेंट कर सकते हैं। तो ये भी इसका फ़ायदा है। इसके साथ ही रोजगार उत्पन्न होते हैं, लोगों को काम मिलता है। ठीक है। मूल्य जो होता है उसमें स्थिरता रहती है। ठीक है। संकट काल में लोगों की मदद होती है, लोगों को अच्छी किस्म का माल मिलता है। तो ये इस तरह के कई सारे इसमें लाभ हैं। कुछ दोष भी होते हैं इसमें। हो सकता है कभी कभी ऐसा होता है कि वस्तु खराब आ जाती है, या जो कृषि होती है, भारत की कृषि वो खराब हो जाती है। बाहर की कृषि का ज़्यादा डिमांड हो जाती है, यहाँ की कम हो जाती है वस्तुओं की। ठीक है। या विदेशी चीज़ों पे ही निर्भर हो जाते हैं लोग बाग। तो राजनीतिक हस्तक्षेप भी इसमें इसका कारण है, लोगों को हानि भी हो जाती है। तो इसलिए ये इसके कुछ दोष भी हैं। इसके साथ ही इसमें कठिनाई कुछ जो विदेशी व्यापार करने वाले होते हों, ये इस तरह की कठिनाई आती है, जैसे दूरी, भाषा, रीति रिवाज, मार्ग की कठिनाई, परिवहन, किस तरह माल भेजना है, आयात कर या निर्यात कर किस तरह लगाना है, किस तरह देना है। तो इस तरह की भुगतान में कठिनाई या अधिक व्यय हो गया, तो इस तरह की कठिनाई भी आ जाती है। इसके साथ ही इसमें कुछ ऐसे साधन हैं विदेश में मांग उत्पन्न करने के कुछ साधन हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट है सबसे पहला। आपको अगर अपने व्यापार बढ़ाना है तो एडवर्टाइज़ कराना होगा, या आप व्यक्तिगत यात्रा करें, खुद पर्सनली जाएं। ठीक है। लोगों की रुचि देखें, वहाँ का हिसाब देखें, क्या रीति रिवाज हैं, सारी चीज़ें आप देखें। ठीक है। इसके साथ ही या कोई आप अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर ले जो उसी देश का रहने वाला है। ठीक है। परचेज का प्रतिनिधि या सेल का प्रतिनिधि, तो अपनी या आप शाखा खोल लें वहाँ पर जाकर, या कोई अपना साझेदार बना ले विदेश का ही, या रेडियो या स्टेशन वगैरह से भी आप प्रचार कर सकते हैं। तो इस तरह से अपना आप बढ़ा सकते हैं। इसमें कर लगते हैं मूल्य, जैसे मूल्यानुसार कर लगता है इसमें, जिसे मूल्य कर भी कहते हैं। आयात कर, निर्यात कर वगैरह लगते हैं। इसमें कुछ अनुरक्षण कर लगता है, संरक्षण, रिवेन्यू ड्यूटी, प्रोटेक्टिव ड्यूटी, या अधिमान्य कर जैसे प्रेफरेंशियल ड्यूटी। ठीक है। तो इतना ये चैप्टर था। इसके बाद आगे चैप्टर है विदेशी व्यापार में क्रय विक्रय की शर्तें। इसकी कुछ शर्तें भी होती है, जैसे
विदेशी ऑर्डर होता है फॉरेन ऑर्डर। फॉरेन ऑर्डर क्या होता है, जब कोई विदेशी व्यक्ति अपना ऑर्डर देता है डायरेक्ट उत्पादक या निर्माता को, वो उसका ऑर्डर के अनुसार उसका माल बनाता है और उसको भेजता है। ठीक है। इंडेंट होता है, इंडेंट क्या होता है, एक तरह का बीजक होता है जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं, किस तरह क्या माल आपको भेजना है, सारी चीज़ें सारी शर्तें होती हैं। इंडेंट भी दो तरह का होता है, एक ओपन होता है, एक क्लोज होता है। ओपन क्या होता है, वो बता देता है, जो एजेंट होगा उसको बता देगा इस तरह का माल है, ऐसे आपको इकट्ठा करना है, आपको पूरी छूट है, सही माल, अच्छा पैकेट वगैरह सारी चीज़ें आपको इकट्ठी करनी है। बंद में क्या होगा, आपको एक एक पॉइंट आपको गिनवाएगा वो कि ये चीज़ इस तरह करनी है, ये चीज़ इस तरह, सारी चीज़ें आपको खोल के रखेगा वो। ठीक है। इंडेंट में क्या चीज़ें होती हैं, देखिए, माल का गुण, क्वालिटी ऑफ गुड्स, माल की मात्रा, क्वांटिटी ऑफ गुड्स। ठीक है। मेकअप, पैसिंग, मार्केटिंग, दिखावट, संवेष्टन या चिन्हित करना, पैकिंग वगैरह सारी चीज़ें। ठीक है। इसके बाद मूल्य क्या होगा, जहाज का नाम, समय क्या है जिससे आप माल भेज रहे हैं, समुद्री बीमा कराया या नहीं कराया, कौन सा कराया, सारी चीज़ें लिखी होती है। भुगतान किस तरह करोगे आप, अपने देश की करेंसी में या जिस देश में माल भेज रहे हैं उस देश की करेंसी में, सारी चीज़ें लिखी होती है। ठीक है। पंचवाक्य, अगर कभी कोई मतभेद उत्पन्न होता है तो उसका निपटारा किस तरह करेंगे, ये भी चीज़ें लिखी होती है। तो इंडेंट और विदेशी ऑर्डर में क्या अंतर होता है, यही होता है कि ये विदेशी ऑर्डर डायरेक्ट निर्माता या उत्पादक के पास एक ऑर्डर जाता है जिसको वो पूरा करता है। इंडेंट क्या होता है, ये एक एजेंट के पास पहुंचता है कि इस तरह का माल चाहिए, इतनी मात्रा, ये चीज़ें, सारी चीज़ें लिखता है, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया। अब जहाजी भाड़े का परसंविदा अनुबंधन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट क्या होता है। विदेशी जो माल होता है, ज़्यादातर माल आयात निर्यात जो जहाज़ों के साथ ही होता है, तो जहाजी कंपनी एक अनुबंध करती है जिसको जहाजी भाड़े का अनुबंध या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट कहते हैं। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें भी लिखी होती है। जैसे इसमें दो तरह का होता है, इसके दो रूप होते हैं, नौ भाटक पत्र जिसको चार्टर पार्टी और सीपी भी कहते हैं, या जहाजी बिल्टी। ठीक है। ये कब बनाया जाता है, नौ भाटक पत्र या चार्टर पार्टी, जब अधिक मात्रा में माल भेज रहे हों या पूरे जहाज को या उसके कुछ हिस्से को आप किराए पर ले रहे हों। ठीक है। या कुछ समय के लिए आप उसको किराए पर ले रहे हों, या कुछ समय के लिए आप अपनी यात्रा भी कर रहे हों, खुद भी हों, और उसका कुछ पार्ट भी किराए पर ले रहे हों, तो ये आपका तब होता है। तो नौ भाटक पत्र में क्या बातें लिखी जाती है, बंदरगाह का नाम, जिस बंदरगाह पर पहुंचना है, ले जाने का माल का विवरण, सारी चीज़ें, किराए की राशि, भुगतान की विधि, तिथि, किस तरह, सारी चीज़ें इसमें लिखी होती है। ठीक है। तो जहाजी बिल्टी क्या होती है, जहाजी बिल्टी भी इसी तरह का होता है। जब व्यापारी कम मात्रा में माल भेजता है तो वो जहाजी बिल्टी के द्वारा भेजता है, ज़्यादा मात्रा में तो वो अपना नौ भाटक पत्र से भेज देगा। तो जब कम मात्रा में भेजता है तो जहाजी बिल्टी से करता है, जहाजी कंपनी के पास जाकर एक बिल्टी तैयार करा लेता है जिसमें वो सारी चीज़ें बताता है, माल भेजने वाले का नाम, पता, माल लादने की तिथि, बंदरगाह जहां माल पहुंचना है, पैकिंग, बंडल, वजन, सारी चीज़ें, भाड़ा किस तरह क्या देना है, तो सारी चीज़ें उस बिल्टी में लिखी होती हैं। ठीक है। इस बिल्टी की जो मालिक होता है 4 प्रतियां बनाई जाती हैं, 4 कॉपी कर लेता है, उसमें से 3 कॉपियों पे तो वो टिकट लगा देता है, 1 कॉपी तो वो जहाजी कंपनी अपने पास रख लेती है, 2 कॉपी जो एजेंट है वो रख लेता है, और 1 कॉपी कप्तान को दे देता है, ताकि कप्तान जब माल वहाँ उतरे तो वो मिलान कर सके। जो एजेंट के पास 2 कॉपी होती है, वो दोनों कॉपी एजेंट जो जिसको माल भेज रहा है, जो आयात करता है, उसके पास भेज देता है डाक के द्वारा। दोनों अलग अलग भेजता है, अगर एक हो जाती है तो एक उसको मिल जाती है, इस तरह से, इस वजह से वो 2 भेजता है। काम यही है कि माल की रसीद जब प्राप्त कर लेता है तो सारी चीज़ें उसमें लिखी होती है, सारी चीज़ें क्या क्या माल आया है, कितनी कितनी है, सारी उसमें चीज़ें लिखी हुई होती हैं। इसके बाद कप्तान की रसीद होती है जिसको मैट्स रेसिप्ट कहते हैं। जब माल जहाज में लद जाता है तो कप्तान या उसका जो साहब, जिसे मैट भी कहा जाता है, तो उसको भी एक रसीद दी जाती है जिसे कप्तान की रसीद कहते हैं। ये भी 2 तरीके की होती है, क्लीन रेसिप्ट या फॉल रेसिप्ट। क्लीन वो होती है कि जब माल सही हो, टूट फूट ना हो माल में, इस तरह का माल ना हो तो उसे क्लीन रेसिप्ट कहते हैं, और जब इस तरह का माल भरा हुआ हो तो उसे फॉल रेसिप्ट या दूषित रसीद कहते हैं, रसीद कहते हैं।
ठीक है, तो इसमें आप अंतर पढ़ लीजिएगा, जहाजी बिल्टी क्या होती है और कप्तान रसीद क्या होती है। अब इसके पेमेंट की बात की जाए, पेमेंट किस तरह होता है, तो पेमेंट या तो डॉक्यूमेंट्री बिल के अनुसार होता है। डॉक्यूमेंट्री बिल क्या होता है, जैसे बीआर होता है, बिल रिसीवेबल होता है, उस तरह होता है। तो या तो वो अपने ऊपर एक बिल लिखवा लेगा, उससे पेमेंट कर देगा और उस बिल को बैंक से भुना लेगा, या डायरेक्ट वो बिल बैंक के नाम लिख देगा, बैंक के ऊपर लिख देगा, बैंक उसको भुना देगा। ठीक है, तो बैंक उसका चार्ज लेता है। इसके बाद या वो नगद भुगतान कर दे, या विदेशी बैंक ड्राफ्ट बनवा ले, या विदेशी तार द्वारा भुगतान कर दे। तो ये इसके भुगतान की तरीके हैं, किस तरह भुगतान होता है। अब बंधक पत्र क्या होता है, लेटर ऑफ हैपोथेकेशन। ये क्या होता है, जब निर्यातकर्ता या आयातकर्ता को माल पैसे की ज़्यादा ज़रूरत होती है और बिल लिखा हुआ होता है, तो उसको एक ऑप्शन देता है कि आप ये बिल जाकर बैंक से भुना लीजिए। लेकिन बैंक उसमें एक शर्त लिख देता है कि अगर ये बिल आप पेमेंट करने में देरी करी या मना कर दिया, तो जो माल आपका होगा उस माल पर बैंक का अधिकार होगा और बैंक उसे बेचकर अपने पैसे प्राप्त करेगा। ठीक है, तो उसे बंधक पत्र कहते हैं। प्रमाणिक गोदाम बॉन्डेड वेयर हाउस क्या होता है, तो ये एक तरह का गोदाम होता है जो बंदरगाह पर होता है। जब माल पहुंचता है तो इस गोदाम में माल रखा जाता है, लेकिन इसका खर्चा सारा प्रतिनिधि के ऊपर होता है। प्रतिनिधि उसका मालिक से ले लेता है, उस पर कर वगैरह सारी चीज़ें होती है। इसमें माल सुरक्षित रखा जाता है और वहाँ से दोबारा माल मालिक के पास पहुँच जाता है। ठीक है, इसके बाद उद्गम या प्रमाण पत्र सर्टिफिकेशन और ऑफ ऑर्गन, तो ये क्या होता है, ये एक तरह का पत्र होता है। दो देशों में पारस्परिक समझौते होते हैं कि भाई आप लेन देन सुधारने के लिए वो एक रियायत देते हैं कि भाई कर जो है कम लगाया जाए, लेकिन उसके लिए उसको एक उद्गम का प्रमाण पत्र लेना होगा, सर्टिफिकेट ऑफ ऑर्गन। ये किसी अधिकृत चैम्बर ऑफ कॉमर्स के मंत्री या अन्य किसी अधिकारी से हस्ताक्षर कराकर आयातकर्ता के पास भेजना होगा। आयातकर्ता उसे देखकर उस पर कर को कम लगा देता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का चैप्टर। उम्मीद करता हूँ आपके समझ आया होगा।